अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। आज 21 अप्रैल 2024 थी और आज पाकिस्तान में 21 नशिस्तों के ऊपर बाय इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात थे, जो मुकम्मल हो चुके हुए हैं। इसमें से 16 जो हैं वो प्रोविंशियल असेंबली की सीटें थीं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में, और 5 इसमें नेशनल असेंबली की सीट्स थीं, जो पूरे पाकिस्तान में बिखरी हुई थीं। इस वक़्त जब मैं बोल रहा हूँ, इस वक़्त पाकिस्तान में रात के 1:30 बज चुके हैं, यानी कि पाकिस्तान में 22 अ, अप्रैल 2024 के दिन का बहुत देर पहले आगाज़ हो चुका हुआ है। मैं इंतज़ार इसलिए कर रहा था इस वीलॉग करने से पहले कि मैं चाहता था कि पाकिस्तान के बड़े टेलीविज़न चैनल्स, अख़बारात, बड़े जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, या सरकार की तरफ से कोई इन बाय इलेक्शंस की पिक्चर जो है, कोई बिगर पिक्चर, या कम से कम हाफ़ द बिगर पिक्चर जो है, वो सामने आ सके। लेकिन अब तक जब रात के 1:30 बज चुके हैं, किसी किस्म की कोई बिगर पिक्चर इन बाय इलेक्शंस के हवाले से हमारे सामने नहीं आ सकी है। बिगर पिक्चर नहीं आई है अलबत्ता हमारे सामने। हालाँकि कन्वेंशन ये है, आप इसको ज़हन में ये रखिए कि ये इलेक्शंस का आगाज़ सुबह 8 बजे हुआ, शाम को 5 बजे ये इलेक्शन का प्रोसेस, वोटिंग का प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो गया। जो कन्वेंशन, ट्रेडिशन या तारीख़ है बाय इलेक्शंस की, वो ये है कि रात के 11 बजे, 10 बजे, साढ़े 10, 11 बजे, 12 बजे तक एक कंप्लीट पिक्चर जो है, एक ज़िमनी इंतखाबात के हल्के की आपके सामने आ जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक पोलिंग स्टेशन जो है, एक हल्के के अंदर 200 से 250, 300 पोलिंग स्टेशंस होते हैं, और एक पोलिंग स्टेशन में मैक्सिमम भी 1000, 1200, 1500 वोट होता है। और जो अमूमन होता क्या है कि 50% वोट पड़ता है। अगर आपके कह लें कि कोई हल्का, कोई पोलिंग स्टेशन बहुत बड़ा है, तो उसमें 2000 वोट रजिस्टर्ड होंगे, 1000 वोट पड़ेंगे, 1100 वोट पड़ेंगे, तो वो बहुत जल्दी 5 बजे अगर आप वोटिंग का प्रोसेस रुकता है, तो 2 घंटे, 3 घंटे में वो तमाम प्रोसेस उसका वोटिंग का काउंट करने का ख़त्म भी हो जाता है, और पोलिंग एजेंट्स को आप उसके फॉर्म 45 वहाँ के दे देते हैं, और जब वो फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट्स के हाथ में आते हैं, तो वो उनको नशर करने लग जाते हैं। जो रिपोर्टर्स होते हैं अखबारों के, उनके सामने आ जाते हैं। टेलीविज़न चैनल्स खुद से उस डाटा को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं, उसको वो इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके वो एक इलेक्शन के रिज़ल्ट को प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं। ये वो प्रोसेस है जो 8 फरवरी 2024 को हो गया था, और रात के 11 बजे तक बहुत ज़्यादा जो हल्के थे, 70, 80, 90% हल्के जो थे पाकिस्तान में, उसमें टेलीविज़न चैनल्स ने एक टैबुलेशन कर दी थी, एक कैलकुलेशन कर दी थी कि भई तहरीक-ए-इंसाफ इस तरह से इलेक्शन को जीत रही है। अब आप देख रहे हैं कि इस वक़्त कोई इस किस्म का प्रोसेस जो है, वो नहीं हो सका, व्हिच ऑफ कोर्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। पिक्चर इमर्ज क्या की है? ये पिक्चर, जो बड़ी पिक्चर, जिस बड़ी पिक्चर पे मैं इंटरेस्टेड था, जो मैं आपके सामने लाना चाहता था, वो बड़ी पिक्चर ने तो इमर्ज नहीं किया। किस पिक्चर ने इमर्ज किया है? पिक्चर जिसने इमर्ज किया है, वो ये है कि मैसिव रिगिंग की खबरें हैं। वो बड़ी इंटरेस्टिंग, उसमें एक चीज़ और भी है। पुलिस का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ है, और बहुत ज़्यादा वायलेंस देखी गई है, जिसमें एक शख्स जो कि पीएमएलएन कहती है कि उनका वर्कर था नारोवाल में, वो इसमें हलाक हो गया है। मारने वाले जो हैं वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, लेकिन वायलेंस की खबरें गुजरावाला से भी हैं, और भी बहुत से मकामात से वायलेंस की खबरें आपको हैं। इसको अगर आप थोड़ा-सा कंट्रास्ट कर लें हिंदुस्तान के साथ, जहाँ 19 अप्रैल को एक इलेक्शन का ऐसा प्रोसेस शुरू हुआ, जिसमें अंदाज़न 1 अरब रजिस्टर्ड वोटर है, 900 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर है, यानी 90 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर है, और वहाँ अब ये इलेक्शन का प्रोसेस 2 दिन से चल रहा है। वहाँ अभी तक इतनी ज़्यादा खौफनाक कयास की, वायलेंस की और बेकायदगी की खबरें नहीं आई हैं, जितनी कि पाकिस्तान के इस टोटल 3 मिलियन, 3 से 4 मिलियन ये वोटर्स का प्रोसेस था 21 अप्रैल का, और इसकी बेकायदगियों की खबरें जो हैं, वो हिंदुस्तान की बेकायदगी की खबरों से बहुत ज़्यादा है। ये तो एक प्रोसेस है। एक बहुत इंटरेस्टिंग जो नई चीज़, स्ट्रैटेजी सामने आई है, 2 चीज़ों की मैं बात करना चाहता हूँ। एक, इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज़ को बंद कर देना, लेकिन सबसे पहले इसको देखें कि जो नई हिकमत अमली स्ट्रैटेजी जो कई लोगों ने जिसके ऊपर कमेंट किया है, वो ये है कि अब 8 फरवरी को तो मसला ये था कि पोलिंग स्टेशन के अंदर वोट काउंट हो गया, फॉर्म 45 वहाँ पे बन गए, और जब उनको लगा कि फॉर्म 45 हमारी मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ हो गए, उनको ख़्याल था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इमरान खान तहरीक इंसाफ के लिए वोट नहीं डालेंगे, तो फिर उन्होंने फॉर्म 47 का जो अमल था उसको रोक दिया। टेलीविज़न चैनल्स को ये कहा गया, रात को 11 बजे के बाद, 11 और 12 बजे के बाद, तमाम जो डायरेक्टर न्यूज़ थे टेलीविज़न चैनल्स के, उनको ये हुक्म मिला कि आप जो मजमूई रिज़ल्ट है फॉर्म 47 का, उसका ऐलान आप नहीं करेंगे। तो
जो कयास था वो ये था कि फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट के हाथ में थे, तमाम सियासी जमातों के। वो फॉर्म 45 टेलीविज़न चैनल और मीडिया रिपोर्टर्स अखबारों के पास भी थे। लेकिन फॉर्म 47 पे हुक्म आ गया, हुक्म नादिर शाही, कि आपने फॉर्म 47 नहीं करना। फिर आपको पता है कि तकरीबन 1 दिन उनको लग गया, उन्होंने अपनी मर्ज़ी के पहले फॉर्म 47 मैन्युफैक्चर किए और उसके बाद कई दिन उनको लग गए, चूँकि फॉर्म 47 बना लिए। हर फॉर्म 47 के पीछे कोई तकरीबन 200, 250, 300 फॉर्म 45 थे। तो वो जो फॉर्म 45 फॉर्म 45 था, उसको मैन्युफैक्चर करते हुए उनको कई दिन लग गए और उसी वजह से बहुत ज़्यादा हिसाब किताब की गलतियाँ भी हो गईं, जिसका मज़ाक जो है वो मुसलसल लोग जो है उड़ाते रहते हैं, वो आपके सामने। अब जो नई स्ट्रेटजी यहाँ आज के दिन में निकाली गई है, जो बिल्कुल ही एक नया आइडिया था कि फॉर्म 45 पे पोलिंग एजेंट से साइन पहले करवा लिए गए, यानी गन पॉइंट पे फॉर्म 45 पे जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट थे, पीटीआई के, उनको पकड़ के कनपट्टी पे पसोल रख के फॉर्म 45 खाली जो हैं उनके ऊपर पहले ही दस्तखत, साइन, अंगूठा शंगूठा जो भी लगाना था वो लगा लिया, ताकि बाद में अपनी मर्जी के नताइज उसमें भरे जाएं। इन फर्क यह है कि अब पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने एक नई चीज़ ये सीखी है। 1971 से 2024 के दरमियान में इन्होंने ये चीज़ सीखी थी, जो बड़ी वाज़ेह थी। 1971 में ये हुआ कि इलेक्शन के रिजल्ट सामने आ गए। उसके बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, जर्नैल साहिबान जो थे, याहिया खान के जो जर्नैल थे, उन्होंने उन इलेक्शन के रिजल्ट्स को मानने से इनकार कर दिया। 2024 के इलेक्शन में जो चीज़ आपने देखी कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आधे सामने आ गए थे, उन्हें ये, और उसके बाद से जितनी भी हिकमत अमली पाकिस्तान में रही है, जो इलेक्शंस 1988 में हुए, 1990 में हुए, फिर 1993 में हुए, फिर 1997 में हुए, फिर उसके बाद जितने भी इलेक्शन होते रहे, उसमें यह था कि आप इलेक्शन के किसी ऐसे डेफिनेटिव रिजल्ट को सामने ना आने दें जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के खिलाफ है। सो एक एक्सेप्टेबल रिजल्ट पैदा करने थे, बिकॉज जब 1971 में ऐसे रिजल्ट सामने आ गए जो मर्जी मंशा के खिलाफ थे, तो फिर ज़ाहिर है मुल्क की दो लख्त हो गया था। तो हल उसका जो है वो ये निकाला गया। अब 2024 में ये अलमिया हो गया कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए, तो चूंकि वो आधे आ गए थे, उनकी जो फाइनल, यानी आपके आपके मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अंग्रेजी वगैरह के तो आपके मार्क्स आ गए थे, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आपका देना था कि टोटल आपके 1000 में से कितने नंबर आए, उस रिजल्ट को रोक दिया गया था। आज उस पे एक इम्प्रोवाइजेशन की गई है कि उन्होंने कहा कि वो फॉर्म 45 बड़ी खतरनाक चीज़ थी, उस पे बड़ी बदनामी हो गई है, इसलिए फॉर्म 45 पे उन्होंने पहले साइन करवा लिए। लेकिन उसके बावजूद अगर ये सब कुछ कर लिया था, तो रात के 1:30 बजे तक कोई बिगर पिक्चर क्यों ये पेश नहीं कर पाए, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। दूसरी एक चीज़ के ऊपर मैं कमेंट ये करना चाहता हूँ कि जैसे आप सब वाकिफ़ हैं कि इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज जो हैं, वो तकरीबन 22 मुकामात, शहरों, कस्बों, तहसीलों में जो हैं वो बंद कर दी गई। ये इंटरनेट को और मोबाइल सर्विसेज को बंद करने का, जो बेसिकली मोबाइल सर्विसेज को स्विच ऑफ करने का जो तस्वर था, ये आइडिया पहले उस वक्त आया था जब आशूरा के 2 दिन हुआ करते थे, 9 और 10 मुहर्रम। तो मुहर्रम में ख़तरा ये होता था कि शिया जो जुलूस निकालते हैं अहले तशय्युअ, उसके ऊपर हमले होंगे, वायलेंस का ख़तरा था, दहशतगर्दी का ख़तरा था। ये कोई 2009, 10, 11 से ये ट्रेंड शुरू हुआ। तो वो उन 1 या 2 दिनों में कुछ घंटों के लिए मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी जाती थी, जिसकी मंतक, उसकी लॉजिक, उसकी मंशा जो है वो समझ आती थी। उस वक़्त आपने दहशतगर्दी को बचाने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए निकाला, तो उसको समझा गया कि अच्छा काम है। वो भी स्टेप गलत था, बिकॉज़ वो स्टेप ये शो करता था कि रियासत के कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे, जो लॉ एनफोर्समेंट इदारे हैं, वो कितने कमज़ोर हैं कि उनको एक बुनियादी एसेंशियल सर्विस जो है कम्युनिकेशन की, वो उनको बंद करनी पड़ती है, और ये इस रियासत की नाकामी का एक खुल्म-खुला सबूत था। लेकिन जितने, चूँकि हम इंटेलेक्चुअली एक कमज़ोर माशरा है, उसी स्टेज पे अगर हम लोग इंटेलेक्चुअली विगरस होते, तो हमें ये सवाल उठाना चाहिए था कि ये ट्रेंड गलत है, और आपको यौम आशूरा के ऊपर भी आपको और तरीके इख्तियार करने चाहिए। आप में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप दहशतगर्दी को और तरह से बंद कर सकें। ये ट्रेंड कि आप मोबाइल सर्विसेज़ को बंद कर देते हैं, ये ट्रेंड गलत था। अभी आपके सामने हिंदुस्तान में इस वक़्त इलेक्शन हो रहे हैं, और ये बहुत बड़े इलेक्शन हो रहे हैं। मैंने आपको कहा 1 अरब लोग वोट डाल रहे हैं, कितनी बड़ी मोबिलाइज़ेशन है। वहाँ से कोई खबर ऐसी नहीं आ रही है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जहाँ-जहाँ फेज़ चल रहा है, वहाँ से मोबाइल सर्विसेज़ जो हैं उन्होंने बंद कर दी हैं। मोबाइल सर्विसेज़ बहुत हिंदुस्तान में बंद हुई हैं, वायलेंस के हवाले से बंद हुई हैं, हरियाणा में, किसान फार्मर में। लेकिन इलेक्शन के इस प्रोसेस के अंदर किसी ऑर्गेनाइज़ तरीके से मोबाइल सर्विसेज़ को बंद कर देना, जैसा कि पाकिस्तान के 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में भी हुआ, वहाँ से ऐसी कोई खबर नहीं आ रही। तो ये एक बड़ा नेगेटिव ट्रेंड है, जिसको किसी ने उस स्टेज के ऊपर चैलेंज नहीं किया, बिकॉज़ इसमें होता ये है कि जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास खुद से आपस में अपनी हिकमत अमली और अपनी तरतीब के लिए और अपनी कम्युनिकेशन की उनके पास स्ट्रैटेजी होती है, उनके पास मीन्स भी होते हैं, वो और चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के शहरी हैं, जो वोटर्स हैं, जो सियासी जमातें हैं, उनको आप बेदस्तों पा कर देते हैं। चलें आगे चलते हैं। बिगर पिक्चर हमने बात कर ली।
मैं समझता हूँ कि एक बिगर पिक्चर की मुझे कम से कम आपके साथ बात करनी चाहिए, और बिगर पिक्चर की बात पहले करनी चाहिए थी, मैंने नहीं की बिकॉज़ तहरीक-ए-इंसाफ के और बहुत से लोगों में मैं डिसअपॉइंट लोगों को नहीं करना चाहता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि बाय इलेक्शंस होंगे, हम ये कर देंगे, हम वो करके दिखाएँगे, बड़ी मोबिलाइज़ेशन हो रही है, और इलेक्शन से 1 दिन पहले जो रैलीज़ होती हैं उसमें ग़ालिबन 21 या 22 बहुत बड़ी, बहुत कलरफुल रैलीज़ जो हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ ने निकाली, जिसमें बड़ा एंथुसियाज़्म था, जिसका और भी बहुत से व्लॉगर्स ने ज़िक्र किया, मैंने भी उसका ज़िक्र किया, मैंने उसकी फुटेज भी आपसे शेयर की थी। लेकिन इसके बावजूद जो बिगर पिक्चर है वो क्या है? मैंने कुछ पॉइंट्स इस हवाले से लिखे हुए हैं। देखिए, ये जो इलेक्शंस हैं, बाय इलेक्शन के 21 हलकों के, ये पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए और मरीम नवाज़ दोनों के लिए, इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहते हैं डबल वहमी। इन तहरीक-ए-इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक तरह से अगर उनके प पॉइंट, इसको डबल वहमी एक अंग्रेज़ी का होता है कि 2 चीज़ें जो है वो कंबाइन हो जाती हैं। एस्टैब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बाय इलेक्शंस एक अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ आपने अ, ये नैरेटिव एस्टैब्लिश करना है कि अब इमरान खान इतना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहे, अब इमरान खान इतने पॉपुलर नहीं रहे, अब लोग इमरान खान से हट के भी सोच सकते हैं। सो बेसिकली पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को एक नई हकीकत और एक नई रियलिटी जो है, उसको कबूलियत देनी है। वो चाहते हैं कि एक नई रियलिटी की एक्सेप्टेबिलिटी हो। यही स्ट्रैटेजी उनकी मीडिया के अंदर भी है, जिसका मैं भी चंद लम्हों में आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। और ये स्ट्रैटेजी उनकी मीडिया में भी है, सियासतदानों के साथ भी है, हर किस्म के ज़राए अबलाग के साथ भी है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के साथ भी है, कि जो नई हकीकत और नई रियलिटी हमने खड़ी की है, उस नई हकीकत और नई रियलिटी को पाकिस्तान के लोग, ज़राए अबलाग, मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारात, जुडिशरी, ये उस नई रियलिटी को एक्सेप्ट करें। इस बाय इलेक्शन को एस्टैब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, तो उन्होंने एक नई हकीकत को कबूलियत यहाँ पे देनी थी, जिसके लिए उन्होंने इसमें काम किया है। मरियम नवाज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत क्रूशियल इलेक्शन है, बिकॉज़ मरियम नवाज़ ने यहाँ पर ये देना है कि अब पीएमएलएन उतनी गैर मकबूल नहीं रही। हमने गुज़िश्ता 2 माह में, बिकॉज़ 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, 15-20 दिनों के बाद एक हुकूमत बन गई। तो ये जो पिछले 30-40 दिन गुज़रे हैं, इसमें पंजाब के अंदर जनाब चीफ़ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने कुछ इस तरह से हुकूमत गवर्न की है, उन्होंने लोगों को फैसिलिटेट किया है कि उनकी मकबूलियत में इज़ाफ़ा हो गया है, और आज अब तहरीक-ए-इंसाफ उतनी मकबूल नहीं रही। और बात है कि उन्होंने माना तो ये भी नहीं है कि 8 फरवरी को भी इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ मकबूल थे। ज़ाहिर है, वरना फ़ॉर्म 47 की हुकूमत जो है ये कैसे बनती? लेकिन अब वो ये सब उस हकीकत को उन्होंने माना नहीं है, लेकिन चूँकि उनको ये पता है कि लोग उस हकीकत को मानते हैं, तो अब उन्होंने एक नई हकीकत ये है कि भई अब हम पहले जितने गैर मकबूल नहीं रहे, और हमने बाय इलेक्शन के अंदर बड़ी बेहतर किस्म की कारकर्दगी दिखाई। अब अंडर दी सर्कमस्टेंसेस, जो चीज़ मुझे नहीं पता और जो सोचने की बात है, कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, और इंक्लूडिंग इमरान खान जो अडयाला जेल के अंदर हैं, गौहर हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, शेर अफजल मरवत हैं, उमर अयूब हैं, और जितनी भी उनकी लीडरशिप है, उन्होंने क्या सोचा था कि ये बाय इलेक्शन की उनके लिए क्या अहमियत है? क्योंकि एक उनकी स्ट्रैटेजी ये हो सकती थी, जब उन्हें नज़र आ रहा था कि मुल्क में किस किस्म के हालात हैं और ये बाय इलेक्शन में मैसिव रिगिंग की जाएगी, हो सकता है उन्होंने ये ना सोचा हो कि फॉर्म 45 के साइन पहले करवा लिए जाएँगे। लेकिन क्या उन्होंने कभी ये सोचा कि हमें इस इलेक्टोरल प्रोसेस को बायकॉट करना चाहिए, और हमें इसके बारे में कहना चाहिए कि 8-10 इसकी ऐसी वजूहात हैं, और हमें लग रहा है कि ये इलेक्शन जो हैं ये फेयर नहीं होंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, जो जुडिशरी के हालात हैं, जो इलेक्शन कमीशन के हालात हैं, और हम इलेक्शन का बायकॉट करते हैं। क्या ये उन्होंने सोचा? इसकी कोई इत्तला नहीं है मेरे पास कि उन्होंने ऐसा सोचा। दूसरी ये चीज़ हो सकती है कि तहरीक-ए-इंसाफ को ये पूरा अंदाज़ा हो कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस किस किस्म का होगा, किस किस्म की मैसिव रिगिंग की जाएगी, एक मज़ाक होगा, एक कॉमेडी शो होगा। लेकिन ये है कि हम इलेक्टोरल प्रोसेस या पॉलिटिकल प्रोसेस से लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। पाकिस्तान की सियासत में इस हवाले से एक बहुत ही अहम माइलस्टोन है। कहते हैं 1985 के जब इलेक्शन हुए, तो उस वक़्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि हम इलेक्शंस का बायकॉट करेंगे। उन्होंने बायकॉट किया, और एक नई पॉलिटिकल हकीकत खड़ी हो गई, और बाद में जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक लेसन है, जिसे कहते हैं लेसन लर्न्ड, वो ये है कि कभी भी इलेक्शन के प्रोसेस का आपको बायकॉट नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कैसा ही क्यों ना हो, आप उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, बिकॉज़ इलेक्शन एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होती है। आपको मैदान में उतरना है, हाथ-पाँव गंदे करने हैं, लड़ना है, चाहे उसमें वायलेंस ही क्यों ना हो, जैसा कैसा भी हो, लेकिन आपको पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना है। मेरा ख़्याल है कि बैरिस्टर गौहर अली खान, इमरान खान और उनकी पूरी टीम जो है, जो भी इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बचे-कुची लीडरशिप है, उनकी थिंकिंग यही होगी कि जैसे कैसा भी इलेक्टोरल प्रोसेस है, हमें इसका हिस्सा बनना जो है, वो बहुत ज़रूरी। इस इलेक्शन का जो प्रोसेस है जो अभी हमारे सामने आया है 21 अप्रैल को, इससे एक और भी चीज़ बड़ी क्लियर होके सामने आ गई है, बहुत क्लियर हो गई है। बिल्कुल, आप जो मैं अभी कहने लगा हूँ उसको बड़े गौर से सोचें। जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट ने ये इलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट किया है, इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है
کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی میننگ فل ڈائلاگ، کوئی ڈسکورس، کوئی ایڈجسٹمنٹ، کوئی ڈیل جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے سورسز اور ان سے ریلیٹڈ بہت سا میڈیا مسلسل کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیل ہو رہی ہے، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں ڈیل ہو رہی ہے، لیکن اس الیکشن پروسیس سے آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی میننگ فل ڈائلاگ نہیں ہے، کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ وہیں کھڑی ہے جہاں وہ پہلے کھڑی تھی، اور تحریک انصاف بھی وہیں کھڑی ہے جہاں وہ کھڑے ہیں، ٹھیک۔ اس میں ایک اور بھی نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، جس کو میں کہتا ہوں اندر فرسٹ ان پاکستان ہسٹری۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، جیسا کہ میں نے اس کو دیکھا ایز اے کین اسٹوڈنٹ اینڈ اے فالوور اینڈ سمن جس کو بڑی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے اس پورے پروسیس کی، جس پہ بڑے الزام لگتے رہے ہیں، بوٹ پالش اینڈ آل دیٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ایک خاص قسم کی پولیٹیکل میچورٹی، ایک بردباری، ایک وزڈم، ایک براڈ بیسڈ ڈیسیجن میکنگ کرنے کی صلاحیت ہمیشہ سے رہی ہے۔ ان کا جو انٹیک بھی ہوتا تھا، جو ٹاپ پہ بھی جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی تھی، اس کے اندر ایک براڈر انٹیک ہوتا تھا، اور کسی نہ کسی حد تک اس میں ایک حقیقت تھی کہ کور کمانڈرز اپنا مائنڈ شو کرتے تھے، بٹالین 408 کی ایک رپورٹ اوپر آتی تھی، آئی ایس آئی اور ایم آئی اپنا ایک ویو پوائنٹ اوپر پہنچاتے تھے کہ چیزیں اس طرح کی ہیں، لوگ ایسے سوچ رہے ہیں، سڑک پہ یہ ماحول ہے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ تو جو ڈیسیجن میکنگ تھی اس میں ایک ایلیمنٹ ہمیشہ سے ہوتا تھا ایڈجسٹمنٹ کا، کمپرومائز کا، سب کو ساتھ لے کے چلنے کا۔ اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ ہی کوشش رہی ہے کہ وہ کسی ایک دھڑے کے ساتھ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے نہ ہو جائے۔ لیکن ابھی جو ہم اسٹیبلشمنٹ کا پورا یہ ماحول دیکھ رہے ہیں، جو پوری ایک ہمارے سامنے ان کی ٹرینڈ آ رہا ہے، اس میں ایک بہت ہی ریئیکٹو مائنڈ سیٹ ہے۔ اب جو لوگ خود یعنی اعلیٰ سینئر افسران جو ہیں، ریٹائرڈ افسران ہیں، جن سے کبھی نہ کبھی بات ہوتی رہتی ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جو موجودہ چیف ہیں وہ بہت ایک ریئیکٹو مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں، اور کبھی بھی پاکستان کی گزشتہ 20 25 30 برس میں اتنے ریئیکٹو مائنڈ سیٹ کا کوئی چیف جو ہے وہ آیا نہیں ہے۔ اور جنرل ضیاء الحق کے زمانے کے ساتھ بہت کمپیریزن ہے، لیکن لوگ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق جہاں بہت ہی فاسق تھے اور بہت جابر تھے اور بڑے ظالم تھے، وہ ریئیکٹو مائنڈ سیٹ کے نہیں تھے، اور ان کا بھی کم از کم ایک براڈ پرسپیکٹو تھا۔ یعنی بہت سی ایسی چیزیں جو گزشتہ چند ماہ میں یہ ہو گئی ہیں پاکستان میں، یہ کبھی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں بھی نہ دیکھی تھیں نہ سنی تھیں۔ اب میں اس پولیٹیکل اسٹریٹجی کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا، ٹویٹر چونکہ بند ہے، ابھی آپ نے دیکھا پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی کہ آپ نے موبائل فون بند کر دیے، سروسز بند کر دیں ساری، ٹویٹر کو ایکسپلین کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب اب سے چند دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پاکستان کی وزارت داخلہ نے ایک بہت ہی طویل رپورٹ دی جو انٹیلیجنس انپٹ سے پریپیئر کی گئی تھی، ٹویٹر کے حوالے سے وہاں پر ہیئرنگ ہو رہی تھی، چیف جسٹس جناب عزت مآب عامر فاروق صاحب کے سامنے، آنریبل عامر فاروق صاحب کے سامنے یہ ہو رہی تھی، وہاں پہ ڈسکشن ہیئرنگ ہو رہی تھی۔ تو ویسے ہی آپ لوگوں کو آئی ایم سوری، دیکھیں جو چیزیں انسان کو پتہ ہوتی ہے وہ ظاہر ہے آپ کس طرح سے اس سے لا تعلق رہ سکتے ہیں، لیکن جو یہ رپورٹ سبمٹ کی گئی ان فرنٹ آف دی آنریبل چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ، اس رپورٹ کے اندر انٹیریئر نے یہ کلیم کیا کہ ٹویٹر کو اس لیے بند کرنا پڑ گیا ہے کہ ٹویٹر کوآپریٹ نہیں کرتا۔ اور وہاں پہ میں نے فوری طور پہ ایک ویلاگ میں سوال اٹھایا تھا کہ مومنٹ ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آرکیمیڈس کا مومنٹ ہے، کہ اگر ٹویٹر کوآپریٹ نہیں کرتا تو یوٹیوب کھلا ہے، فیس بک کھلا ہے، ناٹ دیٹ کہ میں چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہرگز کہ فیس بک بند ہو جائے، یوٹیوب بند ہو جائے، ٹک ٹاک بند ہو جائے، لیکن ٹک ٹاک کھلا ہے، فیس بک کھلا ہے، یوٹیوب کھلا ہے۔ یوٹیوب میں لوگوں کو 500,000 ملین ویوز بھی مل رہے ہیں، 3 4 لاکھ ویوز بھی لوگوں کو ملتے ہیں۔ تو یہ ساری کہانی اب چونکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب یہ چیز ہوئی ہے تو پاکستان کے اندر سینکڑوں ہزاروں ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کے اندر آرکیمیڈیز کا مومنٹ ہونا چاہیے کہ یار یہ کیا کہہ دیا ہے منسٹری آف انٹیریئر نے۔ لیکن بدقسمتی سے جو اس ملک میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں پڑھا کے حشر کیا گیا، اور جو اس ملک کے میڈیا کے حالات ہیں، وہ مومنٹ کہیں آیا ہی نہیں۔ میں نے ہی اپنے ویلاگ میں اس مومنٹ کا ذکر کیا کہ اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوٹیوب سے، فیس بک سے، ٹک ٹاک سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، بیکاز یہ پولیٹیکل مینجمنٹ جو اس وقت ہو رہی ہے، جو بھی آپ کے سامنے بائی الیکشنز کی پولیٹیکل مینجمنٹ ہو رہی ہے، یہ وہ پولیٹیکل مینجمنٹ اور یہ جو ٹویٹر کی پولیٹیکل مینجمنٹ ہے، یہ سوشل میڈیا کی پولیٹیکل مینجمنٹ ہے، اس کا کوئی آپس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہ ایک ہی اسٹریٹجی کی ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں۔
पहली चीज़ जो बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जहाँ पे टेलीविज़न चैनल्स ओनर्स अपने एंकर्स को, अपने रिपोर्टर्स को, ब्यूरो चीफ्स को तनख्वाह देते हैं हर महीने और तनख्वाह की वजह से उन्हें कंट्रोल करते हैं। और जितने भी मीडिया टाइकून हैं, उन्हें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के इदारे कंट्रोल करते हैं बिकॉज़ वो बेचारों के और बिज़नेसेस भी हैं। वो सिर्फ़ कोई टेलीविज़न चैनल तो रन नहीं करते। अगर टेलीविज़न चैनल ही खाली रन करते हो तो भी उनकी गाड़ियाँ आप इम्पाउंड कर सकते हैं, उन पे केसेस बना सकते हैं। लेकिन ये तमाम लोग, कोई बिस्कुट का काम करता है, कोई बेकरियाँ चलाता है, किसका रियल एस्टेट का काम है, कोई गोल्ड का काम करता है, कोई किसी और चीज़ का काम करता है। तो ज़ाहिर है कि इनकी बाजू मरोड़ना और इनकी चीखें निकालने के लिए एक कर्नल साहब भी बहुत हैं, एक डिप्टी कमिश्नर, एक एसपी जो है, वो भी अगर उसको ऊपर से इजाज़त दे दें डीपीओ को, तो वो इन सबको लिटा सकता है। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का जितना भी 33 टेलीविज़न चैनल्स हैं, वो उसी उसी किस्म का एक मयारी, एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल नैरेटिव शेप करते हैं, जो कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की, चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की ज़रूरत है। ज़ाहिर है वो ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल सी बात है। अगर किसी को इस पे ज़रा सा भी कोई शक है तो आप अपने दिमाग का मुआयना करवाएँ, आपका आईक्यू बहुत थोड़ा है, आपको मल्टीविटामिन खाने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान के जितने भी टेलीविज़न चैनल्स हैं, वो उसी हद तक जो है अपनी बहादुरी दिखा सकते हैं, ये बोल सकते हैं, जितना कि चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए काबिल कबूल है। और उसके बावजूद आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ लोग, एंकर्स, मुख्तलिफ लोग कहते रहते हैं। उससे आपको क्या पता चलना चाहिए? उससे आपको पता चलना चाहिए कि थोड़ा बहुत कहीं कुछ कह देने से, कोई चीज़ों को डिस्क्राइब कर देने से कि ये हो गया, ये गलत हो गया, ये ठीक नहीं हो गया, इससे चौधरी निज़ामुद्दीन की ओवरऑल हिकमत अमली में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। इसी तरह से बाय एंड लार्ज यूट्यूब के ऊपर लोग जो कुछ कहते हैं कि आज ये हो गया, फलां जगह सर फट गया, ये भी हो गया, गलत हो गया, भाजोड़ में ये हो गया, फलां जगह ये हो गया, इससे इस्टेब्लिशमेंट को, चौधरी निज़ामुद्दीन की जो लार्जर स्ट्रैटेजी है नैरेटिव शेपिंग की, उससे उनको कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। जब वज़ारत दाखिला ने अपने आर्गूमेंट्स दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, तो उन्होंने कहा कि टिकटॉक को हमने बंद किया था। ट्विटर को इसलिए बंद करना पड़ गया कि ट्विटर कोऑपरेट नहीं करता। यूट्यूब की और फेसबुक की वहाँ पे कोई बात हुई नहीं, जहाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग है। टिकटॉक की एग्ज़ाम्पल खुद दी उन्होंने समझाने के लिए अदालत को कि टिकटॉक जो था उसका बिहेवियर ठीक नहीं था, वो हमारी बात नहीं मानते थे, हमने उनको बंद किया और फिर टिकटॉक का बिहेवियर ठीक हो गया। अब हमारे और टिकटॉक के दरमियान में कोई मसाइल नहीं है। वैसे आप में से बहुत से लोग समझते हैं कि टिकटॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा बहादुरी हो रही है, बहुत से लोग बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं। कोई शक नहीं है कि बाज़ लोग कर भी रहे हैं। लेकिन जब एक पूरा सिस्टम आपने रन करना है नैरेटिव मैनेजमेंट का, तो उसमें टिकटॉक में, यूट्यूब के अंदर कहीं इक्का-दुक्का कोई चीज़ हो जाए, फेसबुक में हो जाए, उससे फ़र्क जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। तो फिर ट्विटर का क्या फ़र्क है? ट्विटर का बुनियादी फ़र्क ये है, 2-3 फ़र्क हैं ट्विटर के। एक ये है कि अच्छा, यूट्यूब के ये कहना बहुत ज़रूरी है, फेसबुक का तो कोई कभी भी कोई इंटेलेक्चुअल स्टैंड पॉइंट नहीं था। फेसबुक का जो ओनर है, जो उसकी मेन गवर्निंग फोर्स है, मार्क ज़करबर्ग, वो एक बहुत ही लालची, कमीना किस्म का कैरेक्टर है। अगर आप उसको अमेरिका के अंदर से देखें, वो इतना बुरा है जितना कोई भी पाकिस्तानी बिज़नेसमैन, दुकानदार, टाइकून, कोई रियल एस्टेट वाला, माफिया का बंदा हो सकता है, उसका इसी किस्म का बिल्कुल कैरेक्टर है। मार्क ज़करबर्ग की मेरे हिसाब से, जो मैंने यहाँ अमेरिका में देखा है और जो उसकी रेपुटेशन है, उसकी कोई कमिटमेंट नहीं है इंटेलेक्चुअल किसी चीज़ के साथ। हाँ, गूगल की है, लेकिन जो कमिटमेंट ट्विटर के मालिक ये जो एलोन मस्क है, उसका एक स्टैंड पॉइंट है इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के ऊपर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन दूसरा खाली मसला ये नहीं है, एक और भी 2-3 मसले हैं। ट्विटर जो है वो मोनेटाइज़ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ही मोनेटाइज़ नहीं है। ग्लोबली वो मोनेटाइज़ है। आपने देखा कि ज़ायनिस्ट लॉबी ने जब अपना प्रेशर डाला, तो इलॉन मस्क को इसराइल जाकर 1 हफ्ता बैठना पड़ा, माफ़ी माँगनी पड़ी, सबको एंगेज करना पड़ा। लेकिन इलॉन मस्क बीइंग इलॉन मस्क, उसने जो भी ब्रॉड प्रिंसिपल्स बाद में ट्विटर के लिए बनाए, उसमें उसने पैलेस्टीनियन पॉइंट ऑफ व्यू को मुकम्मल तौर पे सप्रेस नहीं होने दिया और मुस्लिम और पैलेस्टीनियन पॉइंट ऑफ व्यू ट्विटर के ऊपर आता रहा। तो इसलिए कि ट्विटर के पास एक स्पाइनल कॉर्ड है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब और ट्विटर का जो एल्गोरिदम है, उसमें पाकिस्तान का चौधरी निज़ामुद्दीन पेनिट्रेट नहीं कर पाया। ट्विटर का एल्गोरिदम इस किस्म का भी है कि वहाँ पर एक टोटल नॉन एंटिटी अगर एक ऐसी चुभती हुई चीज़ लिखता है, सख्त चीज़ लिखता है, वो हो सकता है उसको फॉलोअर भी उसके सिर्फ 20,000 हो, ज़्यादा फॉलोअर उसके ना हो, उसको कोई जानता ना हो, वो कोई मशहूर व मारूफ हस्ती, एंकर, पॉलिटिशियन ना भी हो, लेकिन वो ट्वीट रेजोनेट करने लग जाता है। यूट्यूब का और फेसबुक में इस किस्म की कोई रेजोनेंस उनके एल्गोरिदम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। यूट्यूब के अंदर कुछ लोग चौधरी हैं, बड़े उनके मतलब वो नोन लोग होते हैं, जो अपने कमेंट्स, पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ, दुनिया में बहुत से और ट्रेंड्स हैं इंटरनेट उसमें, एंटरटेनमेंट में। लेकिन आप अगर वो पाकिस्तान के अंदर हैं, तो आप उनको बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं और आप देख रहे हैं कि वो सब मैनेज हो गए हैं और वही उसी किस्म की बातें करते हैं बाय एंड लार्ज, जो काबिल कबूल हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि एक सर्टेन ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान से जो बाहर बैठे हैं, आप यूट्यूब के एल्गोरिदम में इंटरफेयर कर सकते हैं।
ٹویٹر اس لیے بند ہے کہ ٹویٹر کے ایلگورتھم جو ہے، اور ہاں، اور یوٹیوب میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو غیر ذمہ دار قسم کا بیہیویئر ہے اس کو آپ ریڈیوس کرتے چلے جائیں. جس طرح سے بائی الیکشن کے ذریعے آپ نے دیکھا ہے بعض صحافی جو ہیں، ایک زیدی صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ، میں نے ان کا کامنٹ پڑھا ہے کہ ان بائی الیکشن نے یہ ثابت کیا کہ اب عمران خان اتنا ریلیونٹ پاکستان کی پالیٹکس کے لیے نہیں رہا ہے، اب عمران خان اتنا پاپولر نہیں رہا ہے. تو بائی الیکشن میں جو کیا جا رہا ہے، جو بائی الیکشن کے ذریعے جو اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ٹویٹر کو جو بند کیا ہے، جو سوشل میڈیا کی مینجمنٹ ہو رہی ہے، یہ دونوں ایک ہی اسٹریٹجی کے ڈفرنٹ فیسز ہیں، جیسے کہتے ہیں نا، اپوزٹ فیسز آف دا سیم کوائن. تو ٹویٹر جو ہے وہ کمرشلائز نہیں ہے، ٹویٹر کی الگورتھم میں انٹرفیئر نہیں کیا جا سکتا. ٹویٹر گلوبلی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں بہت سے لوگ انگلش میں لکھتے ہیں، اس کو دنیا بھر کی امپورٹنٹ پرسنالٹیز کو ٹویٹر تک ایکسیس ہے. یہ ایک پوری اسٹریٹجی جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے. میں ایک آخری کامنٹ کر دوں، بہت بات لمبی ہو گئی. میں نے دیکھا کہ ایکسپریس جو ٹریبیون اخبار ہے، ایکسپریس ٹریبیون، اس میں ایک ہیڈ لائن لگی کہ عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا ہے سیکنگ جسٹس فار تحریک انصاف، ہی سیکس جسٹس فار ہز پارٹی اور پاکستان تحریک. اس طرح کی ایک ہیڈ لائن میں نے دیکھی. مجھے ویسے بڑا افسوس ہوا پاکستان یہ ایکسپریس ٹریبیون کے ایڈیٹرز اور ہیڈ لائن بنانے والوں کی ذہنیت کے اوپر. عمران خان نے جو خط لکھا ہے وہ اپنے لیے لکھا ہے خالی، یا تحریک انصاف کے لیے لکھا ہے، یا پاکستان کے لوگوں کے لیے لکھا ہے؟ جو 7 نکات اور ایشوز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی بات، الیکشن کی بات، توشہ خانے کی بات، یہ سب چیزوں کے جو ایشو اٹھائے ہیں، کیا وہ صرف عمران خان کی ذات کے لیے امپورٹنٹ تھے؟ مجھے تو نہیں لگا کہ وہ عمران خان کی ذات کے لیے امپورٹنٹ تھے. لیکن پھر بھی چلے، ہم ایکسپریس ٹریبیون کو ایک شک کا فائدہ دیتے ہیں. شاید عمران خان کا جو لیٹر جس طرح سے، جس لینگویج میں لکھا گیا، لکھا تو تحریک انصاف کے لوگوں نے، اس میں سے یہی ایک فیلنگ ہوئی ہوگی، امپریشن ہوا ہوگا کہ عمران خان صرف تحریک انصاف کے لیے جسٹس سیک کر رہے ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب سے، ان کی پوری ٹیم سے، بیرسٹر گوہر علی خان سے، رؤوف صاحب سے، حسن صاحب سے، بیرسٹر شیر افضل مروت سے، عمر ایوب سے، کہ جب بھی آپ کہیں کھڑے ہو کے بھی لینگویج یوز کریں، اور کوئی لکھ کے لینگویج یوز کریں، ٹویٹ یوز کریں، ایک ذہن میں بات رکھیں. آپ پاکستان کے، آپ اور عمران خان پاکستان کے لوگوں کے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں. آپ یہ عمران خان کی اور تحریک انصاف کے حقوق کی جدوجہد نہیں کر رہے. عمران خان 250 دنوں سے جیل میں اس لیے نہیں بیٹھا ہوا کہ اس کو کوئی زندگی میں کسی چیز کی کمی تھی. یہ واحد فخری ٹائپ کا پاکستانی پولیٹیشین بندہ ہے جس نے پاکستان کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے. وہ باقی سارے لوگ جو پاکستان کے لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے، ان کا سب کچھ چل رہا ہے. میں اپنا، اس میں میڈیا کے لوگ بھی ہیں، اس میں ٹیلی ویژن چینل بھی ہیں، اس میں اینکر بھی ہیں، اس میں سیاستدان بھی ہیں، ان کا سب کچھ چل رہا ہے. عمران خان پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے اس نے آواز اٹھائی ہے. جھگڑا یہ ہے، پھر اس پہ بات کریں گے مزید. تھینک یو.